जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो आइए बच्चों, हम आपको आपके समक्ष कहानी कथा साहित्य में बहादुर कहानी को लेके उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इसके जो लेखक और परिचय पात्र हैं, हम इसके बारे में डिटेल समझेंगे। यहाँ पर आपको परिचय पात्र में समझ लीजिए कि लेखक मिलेंगे, निर्मला मिलेंगी, लिखने वाले अर्थात लेखक साले साहब इसमें मिलेंगे, दिल बहादुर मिलेंगे और किशोर मिलेंगे, जो कि एक लड़का है। दिल बहादुर एक नेपाली लड़का है बच्चों, ये आपको पात्र में मिलेंगे। हम आपको पात्र से अवगत करा रहे हैं। और साले साहब लेखक के साले साहब हैं और निर्मला लेखक की पत्नी है। और लेखक बच्चों कहानी का वक्ता जो कहानी को कह देंगे। तो आइए हम इस बहादुर कहानी को पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट आपको। जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास करें बच्चों। आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ बच्चों। इस चैनल के माध्यम से हम आपको निरंतर कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 क्लासेज हैं बच्चों, इसका जो हिंदी विषय है इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को डे बाई डे हम निरंतर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों, इस चैनल से जुड़िए और इसका पूरा पूरा आप लाभ उठाइए, अपने हिंदी विषय को स्ट्रॉन्ग कीजिए और साथ ही साथ अपने हिंदी विषय के प्रति आप अपनी जागरूकता को, अपने मन में जागरूकता लाइए। हिंदी की अलख जगाने किरण मैम आपके साथ उपस्थित हैं बच्चों। आपको निरंतर ऐसे वीडियो प्रोवाइड करती रहेंगी। सिलेबस क्रम वाइज आपके पाठ्यक्रम का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। आपकी परीक्षा के 1 महीने पहले लगभग पूरा कंप्लीट करते हुए हम मॉडल पेपर को लेकर उपस्थित होंगे बच्चों। तो आइए, अभी हमने पद साहित्य के इतिहास को, पद खंड को पढ़ लिया है। जितने कवि थे और उनसे संबंधित जो कविता रचनाएं थी वो हमने पढ़ा है। और बच्चों, हमने पद काव्य खंड को, काव्य साहित्य को पढ़ लिया, काव्य साहित्य के, गद्य साहित्य के विकास को और काव्य साहित्य को पढ़ लिया बच्चों। गद्य साहित्य में हम टोटल ए टू जेड चीजों को समझते हुए आगे हम बढ़े हैं और आगे बढ़ते हुए हमने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और भी चीज़ों को क्लियर करें। और सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में हैं बच्चों, आप वहाँ जाइए, एक एक चीज़ करके क्रमवाइज देखिए और पढ़िए और चीज़ों से अपने ज्ञान को चीज़ों से अवगत कराइए कि आपके परीक्षा में कितने अंक के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। और बच्चों, जो पद साहित्य है, काव्य खंड है, काव्य साहित्य है, उसको भी हमने पढ़ा दिया और उससे संबंधित अब प्रश्न उत्तर कराना भी प्रारंभ कर दिए हैं। और वर्तमान में हमने पद खंड को कंप्लीट कर दिया और हम कहानी की ओर बढ़े हैं और आपको पूरे 4 कहानी पढ़ा चुके हैं, जो कि आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसके बाद हम गद्य खंड की ओर बढ़ेंगे बच्चों, जो आपका जो कहानी है रॉबर्ट नरसिंह होम में हो गए और जो सारी कहानी है बच्चों, इसको हम ए टू जेड समझाते हुए प्लस साथ ही साथ में उसे रिलेटिव क्वेश्चन आंसर भी कराते हुए चलेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम अभी से आगे बढ़, हमने सोचा आपको परिचय देना आवश्यक है कि चीज़ें आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी और हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया वर्तमान में। अब हम ये चौथा कहानी आपका चल रहा है बहादुर, जिसमें हम सबसे पहले बच्चों परिचय कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दिमाग में अपने लाइए कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बहादुर को देखकर लेखक के मन में नौकर रखने की आवश्यकता का अनुभव हो जाता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जो साले साहब हैं, वो लेखक के साले साहब हैं, उनके द्वारा जो लेखक और उसके परिवार को बहादुर का परिचय करवाते हैं। और लेखक और उनकी पत्नी निर्मला दिल बहादुर को नौकर बहादुर बनाने की प्रक्रिया को भी देखेंगे कि कैसे कोई दिल बहादुर नौकर बन जाता है। बड़ा ही मार्मिक दृश्य है बच्चों। यहाँ पर आपको बड़ा ही यहाँ पर मार्मिक दृश्य प्रस्तुत होगा। ये जो बहादुर कहानी है, इसको आप पढ़ने के बाद चीज़ों को समझ पाएंगे और आप फिर आगे पढ़ेंगे बच्चों कि बहादुर का जो परिसरनी और हंसमुख स्वभाव से आप परिचित हो पाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि बहादुर के प्रति किशोर का दुर्व्यवहार कैसा हो जाता है। जो किशोर एक लड़का है इसमें पात्र में, लेखक का बड़ा वाला लड़का, तो उसका व्यवहार कैसा हो जाता है ये भी आपको पढ़ाएंगे बच्चों। अब आते हैं फिर आगे, आप पॉइंट क्या देखेंगे कि निर्मला के रिश्तेदार जो लेखक की पत्नी है के द्वारा बहादुर का पर जो चोरी का आरोप लगाया जाता है ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। और घर के सभी लास्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे बच्चों कि घर के सभी लोगों का बहादुर के प्रति जैसे कटुतापूर्ण व्यवहार, मतलब गलत तरीके से बोलचाल भाषा का प्रयोग करना दिखाया गया है। और बच्चों, इस बहादुर का घर जो है फिर ये सब झेलते लिए नहीं, एक बच्चा नहीं झेल पाता है तो घर भाग जाता है। ये भी आप कहानी आगे पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बहादुर कहानी को और अभी पूरे कंसंट्रेशन से इसको सुनने मात्र पे फोकस कीजिए।
तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और बच्चों ये चूंकि कहानी थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए हम इसको 2 भाग में कंप्लीट करेंगे। आप पूरी कहानी को पूरे ध्यान से पढ़िए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को हल कराएंगे। तो चलिए बच्चों देखिए, सहसा सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था। सहसा मैं, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है बच्चों, मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वो सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठीकना चकड़श शरीर और गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफेद नेकर, आधी बाह की ही सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। ये बहादुर की कहानी, बहादुर का ही परिचय है बच्चों। उसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती, कभी मुझको, और अपने भाई को निश्चय ही वो पंच बराबर हो गई थी। अब आइए देखिए बच्चों, उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाइयां तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से अल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जन नौकर चाकर की माला जपने लगी और उसकी तरह अभागनी और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। वह लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। इस तरह से शुरू हो गया घर में। अब देखिए बच्चों, पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वो एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वो पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता। कभी कभी वो पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उससे वो बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई। कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, बेचारा बेजमान जानवर चलना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दोगुनी पिटाई कर दी और उसको वही कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया और वो रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वो घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया और फिर उसने घी की हड्डियों में हाथ डालकर माँ के रखे रुपए में से 2 रुपए निकाल लिए। अंत में 9-2-11 हो गया। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था जहां गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर, ये लेखक कह रहे हैं बच्चों, दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी थी। शायद ये कि वो शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वो यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा और घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे।
इस मोहल्ले में बहुत कुछ लोग रहते हैं। वो ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए, और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। अब देखिए बच्चों, परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आ खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ये तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ये तुमने शेर देखा है? ऐसी ये बातें उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें भी की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार छेड़खानियां करते थे। देखिए बच्चों, एक बच्चे की कहानी है। समाज द्वारा किस तरह से वो एक व्यक्ति को संघर्ष करता हुआ यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए बच्चों, जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। औरतों की तरह नहीं है जो नौकर चाकर को तलती भूनती हैं। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनावारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वो घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वो बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता था। सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता था। मिनट भर में वो पेड़ की पुलई पर नजर आता था और निर्मला पीट कर कहती थी, अरे अंदर बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वो घर की सफाई करता, कमरों में पा अंगीठी जलाता और चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वो रसोई बनाने की भी जिद करा। निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वो कुछ दवा ले रही थी और बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ होता है। वो कोई भी काम करता होता। समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का हिंद निर्मला के सामने लाकर रख देता था। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन के भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में मतलब वो भी आता था। वो एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वो कोई बहुत ही मामूली घटना का रिपोर्ट देता। बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वो इस तरह सेने लगता था गोया बहुत ही मजेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूलों की पंखुड़ियां बिखर गई। संग मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रखते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती? क्यों? वो मारती क्यों थी? इतना कहकर वो खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वो और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वो एक चादर भी ले आया था। रात को
काम धाम करने के बाद वो भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई खट पर अपना बिस्तर बिछाता था और बिस्तर पर बैठ जाता था और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता था, जो बाईं ओर काफी झुकी हुई रहती थी। फिर वो एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वो बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। उसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकालकर उसके बिस्तरे पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नाव। इस तरह से सारी चीजों को अपने रात में वो आराम से इकट्ठा कर लेता था। वो कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वो धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछुड़े हुए साथी को बुला रहा हो। अब देखते हैं बच्चों आगे। दिन मजे से बीत रहे थे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन और शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा। अब मैं मोहल्ले के लोगों को करने से भी तुच्छ समझने लगा था। पहले से भी मतलब तुच्छ समझने लगा था मोहल्ले के लोगों को। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, लेखक कह रहा है बच्चों। किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारतों पर डांट डपट देता था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था कि जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है, घर के स्वांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है। पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है, ये तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर नहीं लाऊंगा। अब देखिए बच्चों आगे, इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं त्रुटि है, तो उसको ध्यान ना देते हुए आप पूरे कहानी को समझिएगा बच्चों। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था। भाई नौकर है तो काम करेगा, घर साफ सुथरा रहेगा ही। कपड़े चमाचम सफेद। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई। अब कोई एक खर भी ना सटकाता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वो बहादुर को आवाज देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिर गई उठाना। इसी तरह की फरमाइशें बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले ना उठते थे। मेरा लड़का किशोर काफी शान शौकत और रोबदास से रहने का कायल हो गया था। बड़ा लड़का बच्चों, लेखा का बड़ा लड़का किशोर, और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इसबी होनी चाहिए थी। और रात में सोते समय नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति भी कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता तो किशोर गर्जन तर्जन करने लगता। उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता। चुपचाप देश खां से किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते खुलिया टाइट कर दूंगा। सारा काम चोर करता क्या है, तू बैठा बैठा खाता है। इस तरह से तो बच्चों नौकर के साथ बाद में व्यवहार होने लगता है। आपने यहाँ तक कहानी को पढ़ा और जाना और समझा कि नौकर के साथ किस प्रकार से व्यवहार होता है। पहले तो जब नौकर आता है तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। घर के पूरे लोग उसके तीमारदारी में लगे रहेंगे, मतलब वो अच्छे से खा ले, कपड़ा भी ठीक ठाक पहने रहे, सब कुछ जो होता है उसके लिए ध्यान देंगे बराबर। और जैसे ही नौकर बराबर
परिवार की तरह रहने लगता है, तो उस पर परिवार के अलग अलग लोग अपने अपने हुक्म जताना शुरू कर देते हैं। वो उसको इंसान ही समझना भूल जाते हैं। इस तरह से नौकर की कहानी को दर्शाया गया है बच्चों यहाँ पर। हमने आज एक पार्ट में पढ़ा है, चूँकि कहानी काफ़ी लॉन्ग है, हम इसको 2 भाग में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने बच्चों बहादुर कहानी को आधा पार्ट समझ लिया है, शेष पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, 1 से 2 बार कहानी को सुन लीजिएगा। और सुनने के बाद जब भी आप इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें और अच्छे से बैठ जाएंगी कि हाँ, इस पूरे कहानी का क्या मर्म है, क्या सार है। तो देखिए बच्चों, चलते चलते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास अवश्य करें। और पढ़ाई में अपने पूरे मन को लगाइए बच्चे, पूरे कंसंट्रेशन से पढ़िए। किसी भी गुरु को पकड़िए तो बस उनको निरंतर पढ़ते, उन्हीं को फॉलो करते हुए, उनके द्वारा चीज़ों को प्रोवाइड करते हुए निरंतर आप उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। जो चीज़ें कॉपी में उतारने वाला उसको पूरे ईमानदारी के साथ बच्चों, तो आप स्वयं के साथ ईमानदारी करिए, क्योंकि ये सफलता जो है बच्चों ना, ये समय भी मांगती है, धैर्य भी मांगती है, विश्वास मांगती है, आपका लगन मांगती है, आप कितने लगन मन से पढ़ते हैं ये देखती है। सारे बच्चे पास होंगे एग्जाम के समय में, लेकिन किसने किस धैर्य, किसने विश्वास, किस लगन से कितनी मेहनत अधिक करी, उसके हर हिसाब से सबका नंबर आएगा। और आप बच्चों जुड़े हुए हैं किरण मैम के साथ लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल में। यहाँ आप निरंतर जुड़ के अपने नंबर को मैक्सिमम लाने का पूरा प्रयास कीजिए। और कैसे होगा, ये आप निरंतरता बनाए रहिए। निरंतर आपको वीडियो प्रोवाइड हो रहा है, जो भी पाठ का मिल रहा है आपको चीज़ें, उस पर पढ़िए और उस पर काम करिए। एक कॉपी बना के रखिए, एक अलग से कॉपी बना लीजिए। आप विद्यालय जाते हैं या घर ही पे रह के पढ़ते हैं तो आप एक कॉपी बनाइए, सिंपल सा, ना बहुत मोटी रहे ना बहुत पतली ही रहे। और उसमें सारी चीज़ों को आपको हमने जो कभी पढ़ा दिया है, कभी के हमने फ्लो चार्ट को जो सीधे सीधे जो हमने आपको इंडिकेट करते हुए बताया है कि आप इसको उतारिए और चीज़ों को निरंतर रिवीजन कीजिए। क्योंकि बच्चों जो लेखक होते हैं ना, उनकी जो जन्म मृत्यु, माता पिता का नाम, उनकी रचनाएं, ये बहुत कठिन हो जाता है। चूँकि ये कठिन है नहीं, पर चूंकि ये रिवीजन के अभाव में, अगर हम रिवीजन बार बार नहीं करते तो ये चीज़ें कठिन लगने लगती है, वो भी परीक्षा के समय। तो परीक्षा के समय चीज़ें एकदम आसान हैं और हर टॉपिक से हम पूरा पूरा नंबर प्राप्त कर सके, इसीलिए इसके लिए आपको निरंतर रिवीजन करते रहना है बच्चों। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।